चलिए आइए, सभी लोग जुड़ चुके हैं। सो देखिए, आज जो स्पेसिफिकली लेक्चर्स हम लोगों ने कॉमन सेशन ऑर्गेनाइज कराया है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि आप सभी को मैं ही पढ़ाता हूँ, चाहे फिर वो USCPA हो या USCMA हो। तो ओवर द पीरियड मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। हमारी क्लास में आपके बेसिक फंडामेंटल सेशन तो हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कहीं ना कहीं जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करते हैं या सिमुलेशंस को करते हैं तो वो उतने एक्यूरेसी के साथ और उतने टाइम पीरियड के साथ को क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। सो हर बैच में मैं हर बार एक 20 से 25 दिन का स्पेसिफिक सेशन लेता हूं, जो कॉमन सेशन होता है USCPA और USCMA का, जिसकी की रिक्वायरमेंट्स, मतलब उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, पहले हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं और हमारी थीम क्या होगी इस पर्टिकुलर उसमें। तो पहले मैं USCMA के लेक्चर्स के बारे में बात करूंगा, USCPA के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद USCPA के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सबको पहले गाइड कर दिया जाए कि हमारा जो पर्पस है ये किस तरीके से सॉल्व होगा और आपको इसमें क्या क्या करना है। तो बेसिकली इसको मैंने 4 मॉड्यूल में डिजाइन किया है। USCPA और USCMA के कॉमन सेशन होंगे, ये एडवांस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन है बेसिकली, और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे और कितने दिन लगेंगे इसमें, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे जस्ट 5 to 10 मिनट्स, और फिर हमारी एक सेशन को पूरा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो ऑल द बेसिक्स ऑफ US GAAP, कि US GAAP इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो जो बच्चे अभी USCMA का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, USCPA में तो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में ये सब्जेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम USCMA में भी ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको US GAAP के बारे में नॉलेज दिया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स, लीज अकाउंटिंग, प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, तो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन इस बार जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के होंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लाइक किस तरीके से हमें कॉस्ट शीट बनानी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसा होता है, इन्वेंटरी के वैल्यूएशन के तरीके। तीसरा मॉड्यूल हमारा होगा ऑडिट बेसिक्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब सबसे पहले सर, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग USCPA स्टूडेंट को कहाँ जरूरत पड़ती है? तो जब आप BC सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी कॉस्टिंग बहुत अच्छे लेवल पर है, तो वहां भी वो कवर होगा, लेकिन USCMA के लिए तो मेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है। ऑडिटिंग एक और सब्जेक्ट जो कि CPA स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद टैक्सेशन की टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली USCPA स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब आप US टैक्सेशन पढ़ने जाएंगे ना, तो अगर आप रिव्यू प्रोवाइडर्स की बुक्स को देखेंगे तो वो तो बिल्कुल एक सिंपल प्लेन लाइन में लिख देते हैं, लेकिन हम यहां पर उसको टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको ओवर द पीरियड सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद सभी स्टूडेंट के MCQs कैसे सही हो, उसको MCQ किस तरीके से हमें टाइम से सॉल्व कर लेना चाहिए, वो भी हमारी एक अप्रोच होगी। सिमुलेशन और केस स्टडीज की भी हमारी अप्रोच होगी, और एंड में एक स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, जो भी हमने ऑडिट, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा है, उसी के बेसिस पर आपका पूरा का पूरा एक स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा, और उसके बेसिस पे मुझे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि मेन करिकुलम भी मैंने ही पढ़ाना है, आपको चारों सब्जेक्ट मैं ही लेता हूँ, तो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को कहीं ना कहीं मैं समझ चुका होता हूँ, बिकॉज हमारा पर्सनल अटेंशन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है। तो हर स्टूडेंट की साइकोलॉजी, उसका वे ऑफ टेक्निक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें मुझे ओवर द पीरियड क्या है पता चल जाती है। सो ये मॉड्यूल मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया, पूरा 1 हफ्ता से 10 दिन की पूरी प्लानिंग करने के बाद, मतलब यहाँ केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए जाएंगे, मतलब इस बात को अश्योर करना मेरी ड्यूटी है एज वेल एज योर ड्यूटी, कि अगर आप इन सारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, और हर लेक्चर के बाद 3 मॉडल टेस्ट भी मैंने इसमें डिज़ाइन किए हुए हैं, अगर आप इन टेस्ट को देते हुए इस पूरी क्लास को अटेंड करेंगे
तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि आप यूएस सीपीए पढ़ रहे हो, यूएस सीएमए पढ़ रहे हो या आईएफआरएस के स्टूडेंट हो, आप 100% इस सब्जेक्ट को पास कर जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसका सिंपल रीजन, मैं आपका मेन टीचर भी हूं और मुझे पता है कि करिकुलम में कौन सा टेक्निकल पार्ट है, कौन सा टेक्निकल पार्ट नहीं है। तो बेसिकली अभी अगर हम यूएस सीपीए के रिस्पेक्ट में बात करें, कुछ बच्चे तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे होंगे, पहली बार आज मेरी क्लास हो रही है, सो उनको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाए जब तक सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, कि 4 सब्जेक्ट हैं: ऑडिट, बीसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड रेगुलेशन। तो एग्जाम हमें सर कब देनी चाहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें कितनी लीव की रिक्वायरमेंट होगी, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो भी हम 5 मिनट में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले 4 सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूं सीपीए के, सीएमए के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। मेरा जो मानना है कि आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग से। उसका सिंपल रीजन, आपको एग्जाम पास करने के लिए 18 महीने मिलेंगे। मतलब जिस दिन आपने पहला पेपर पास कर लिया, उस पास करने की डेट से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता। 18 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, चारों के चारों सब्जेक्ट को पास करना है। एक तो पास कर ही लिया है, 3 सब्जेक्ट और पास करना है। तो अगर हम फार के करिकुलम को देखें तो काफी सबसे ज्यादा अगर कोई डेप्थ में है ना, तो वो फार में है। दूसरी बात, सबसे आसान पोर्शन जो स्टूडेंट को पड़ता, अगर चारों के कंपैरिजन में करूं तो वो बीईसी सेक्शन बहुत आसान होगा। फार में सबसे डिफिकल्ट मानूंगा, और ऑडिट उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ इंटरप्रिटेशन के लेक्चर भी मेरे द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे कि किस तरीके से आपको ऑडिटिंग में टर्मिनोलॉजीज को इंटरप्रिटेट करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे से स्टूडेंट तो पहली बार ही ऑडिट पढ़ रहे होंगे। अगर मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, तो ऑडिट में बच्चे बोलते हैं सर चेकिंग ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इवन बहुत सारे स्टूडेंट को तो डेफिनेशन भी नहीं पता होती ऑडिट की। तो ऑडिट भी एक अपने आप में बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट, और जिन बच्चों ने मुझसे फार और ऑडिट पढ़ लिया है उनके लिए अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है वो रेगुलेशन हो सकता है। बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सीए इंटर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट भी हैं इस बैच में। तो रेगुलेशन आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन सीए का टैक्सेशन पढ़ने के कारण आपको बहुत हद तक हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैसे ही काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन जो सिंपल बीकॉम स्टूडेंट या जिनका बैकग्राउंड टैक्सेशन वर्ड, जिन्होंने केवल बीकॉम क्लास में, एमबीए में या एमकॉम में पढ़ा, उनके लिए ये भी एक अपने आप में चैलेंजिंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत टेक्निकल टर्म्स आती हैं। तो मेरी कोशिश इस एडवांस लेक्चर में आपको हर वो टॉपिक्स के क्रक्स को समझा देना है। मेन टॉपिक तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस एडवांस बैच का एक पर्पस ये भी है कि हर टॉपिक के क्रक्स के टेक्निकल पॉइंट को मैं पहले एक फंडामेंटल लेक्चर्स में क्या कर लूं, कवर कर लूं, स्पेशली फार सेक्शन में और बीसी के कॉस्टिंग सेगमेंट में, और जब हमारा रेगुलेशन और बीसी वाला सेगमेंट स्टार्ट होगा उसमें। तो ये सारी अप्रोच हम क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो पहले जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आज देख रहे हैं उनको थोड़ा सा करिकुलम के बारे में भी बता दिया जाए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में अगर आप स्टार्ट करने जाएंगे तो 20 टॉपिक्स दिए ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स में, बिकॉज हम सारी क्लासेस ग्लैम से ही लेते हैं। तो अगर हम देखें सो ओवरऑल 20 यूनिट्स हैं। मतलब हम देखें, और ये 20 यूनिट्स नहीं है केवल, हर यूनिट के अंदर 5 to 6 सब यूनिट भी हैं। अगर आप हर यूनिट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स भी आती हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए पड़ जाता है, स्पेशली सिमुलेशंस को सॉल्व करना। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सिमुलेशन भी बेसिकली 3 कैटेगरी के होते हैं। जैसे अगर हम देखें, हर यूनिट के अंदर 5-5 यूनिट हैं, तो अराउंड 20 into 5 100 सब यूनिट्स को आपने पढ़ना, 100 के अराउंड सब यूनिट्स को आपने पढ़ना है। तो हमारी जो बैच है, फ्रेश बैच जो स्टार्ट हो रही है, वो 15 जून से स्टार्ट हो रही है, मॉर्निंग 8 AM।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग की। सो हम थोड़ा सा सिमुलेशंस के बारे में भी डिस्कस करें। एडेप्टिव सिमुलेशंस, जब आप ग्लैम को ओपन करेंगे तो जो सिमुलेशंस होते हैं बेसिकली अगर हम देखें सो वो काफ़ी लॉन्ग सिमुलेशंस होते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े सिमुलेशंस हैं। तो आपके अंदर वो स्किल भी डेवलप करना कि इतने बड़े सिमुलेशंस को आप कैसे करें। ये तो रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस हैं। ये एग्जिबिट्स वाले, अगर आप एग्जिबिट्स खोल के देखेंगे तो कई स्टूडेंट को एग्जिबिट्स को समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं। देखिए कितने सारी एग्जिबिट्स होते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी एग्जिबिट्स को कैसे डील करें सर, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो भी इस पर्टिकुलर एडवांस लेक्चर की थीम होने वाली है, जिसमें हम बहुत सारे सिमुलेशन आपको कई बार लाइव सॉल्व कराऊंगा। इस बार में सिमुलेशन आप देखते होंगे ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे सिमुलेशंस के वीडियोस कंसिस्टेंटली अपडेटेड होते रहते हैं। लेकिन इस बार लाइव बच्चों के साथ में बैठकर, वैसे तो क्लास में हम लाइव करते ही हैं, लेकिन इस बार और डिटेल हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका पार्टिसिपेंट भी बरकरार रहे और आप सीपीए को, फार सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने, ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर बैच का। सो मैंने इसको 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले मॉड्यूल में जो आज से स्टार्ट होने वाला लेक्चर 1, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले उसकी एक लिस्ट है। और जैसे ही हमारा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। और वो एमसीक्यू का टेस्ट मैंने ही डिजाइन किया है। इन 30 मार्क्स के एमसीक्यू का टेस्ट करने के बाद जिस भी स्टूडेंट का अबव 85% आता है, मेरा मानना है वही स्टूडेंट सीपीए में पास होने के काबिल है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का चैप्टर होगा। दूसरी बात, दूसरा टेस्ट जो हमारा बनेगा मॉड्यूल 2 बनेगा, जिसमें हम फाइनेंशियल में, ये सारी चीजें यूएससीएमए स्टूडेंट के भी काम की हैं, सेम है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कॉस्ट शीट की आपको जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, इन्वेंटरी वैल्यूएशन की आपको जरूरत पड़ेगी। आप फर्स्ट पार्ट में जो मुझसे पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों ने भी देखी है, बैलेंस शीट, इक्विटी, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट, सो मेनी थिंग्स, सेम कोर्स है। 60% कोर्स यूएससीएमए और यूएससीपीए का फार सेक्शन में सेम है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की आपको सेकंड पार्ट में भी जरूरत पड़ती है, उस पार्ट को भी हम कवर करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इसके बाद मॉड्यूल 2 के हमारे 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उसके बाद मॉड्यूल 3 में हम और थोड़े से एडवांस लेवल पर जाएंगे। उसके बाद आपका 25 मार्क्स का टेस्ट होगा। उसके बाद मॉड्यूल 4 में भी होगा। और इन सारे टेस्ट को लेने के बाद आप ये मान के चलिए कि आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि दुनिया की कोई भी एग्जाम कितने ही डिफिकल्ट लेवल की हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि इस बात का अश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डिजाइन किया कि आपके हर वो बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट मैं यहां पर कवर कर लूंगा। और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, धीरे से आएगी आपके पास रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग को भी आप प्रिजर्व करके रख लेना, ताकि जब कभी भी आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट्स होगी तो ये आपके काफी हेल्प हो। 30 लेक्चर से 40 लेक्चर्स के आसपास हो सकता है। हमारा जो फार सब्जेक्ट है 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, फार जो से 15 ऑडिट और फार, और जो इसकी डेडलाइन होगी कंप्लीट होने की 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और मेरा मानना है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में आप लोग अपनी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल फ्रेश आज से ही ज्वाइन कर रहे हैं, जो फर्स्ट लेक्चर मेरी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी अप्रोच होगी। आपने अगर ये 40 डेज इस लेक्चर को अटेंड कर लिया, आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि आपको फार में, कॉस्टिंग में समझ में नहीं आएगा वाइल मेन क्लास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहला लेक्चर है ये, सो इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूएस गैप की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये लेक्चर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के लिए उतना
वर्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़े से स्ट्रगल करते हैं उन लोगों को ये लेक्चर्स बिल्कुल अटेंड करना चाहिए, ये मेरा आपसे कहना है। तो आप उस अकॉर्डिंग ही इस क्लास को अटेंड करें। ये क्लास एंड तक जाएगी, इसमें बहुत बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट भी और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यूएस गैप। तो देखिए, एज पर यूएस गैप अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूएस गैप अपने आप में है क्या? एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत बार वर्ड देखने को मिलेगा कि सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जितनी भी यूनाइटेड स्टेट में कंपनीज हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। अगर कोई कंपनी यूनाइटेड स्टेट में लिस्टेड है, यूनाइटेड स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको कंप्लायंसेस करने हैं, तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के अकॉर्डिंग बनाने होंगे। और अगर हम देखें तो यूएस गैप के साथ में लिखा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे हर कंट्री के क्या होते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के प्रिंसिपल होते हैं। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अभी इंडिया दो चीजों पे फॉलो कर रहा है। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटी कंपनीज के लिए, इंडिया में भी टू सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स चल रहे हैं। एक चल रहा है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है, और एक चल रहा है इंड एस। ये शायद आपको जान के हैरानी होगी कि दोनों अभी चल रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटी कंपनीज बनाती हैं जिनका नेटवर्थ जो है लेस देन 250 करोड़ है, और जो बड़ी कंपनी है वो इंड एस। और इंड एस जो है ना वो आईएफआरएस के ऊपर बेस्ड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसकी की सेटिंग बॉडी है आईएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो आईएफआरएस को जो डिजाइन किया है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डिजाइन किया है, और इन आईएसबी के बेसिस पर इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपने टेरिटरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, कन्वर्ज कर लिया। लेकिन क्योंकि हम यूएससीपी और यूएससीएमए के रिस्पेक्ट में एडवांस नॉलेज क्लास को ले रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस होगा यहां पे यूएस गैप पे। अब आपके सिलेबस में आईएफआरएस नहीं है, आईएफआरएस को हटा दिया गया है कि अब जो भी अकाउंटिंग आपको करना है वो एस पर किसके अकॉर्डिंग करना है, यूएस गैप के अकॉर्डिंग आपको सारी अकाउंटिंग यहां पर करनी है। तो जब मैंने आपसे बात करी कि सर हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाने होंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, यूएस गैप के अकॉर्डिंग बनानी है। और यूएस गैप का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो अक्रूवल बेसिस पे बनेंगे। किसके बेसिस पे बनेंगे, अक्रूवल बेसिस। यूएस गैप कभी भी कैश बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता। अब आप लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता है कि नया हो सर अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में क्या डिफरेंस है, तो वो बिल्कुल एक बेसिक लेक्चर में डिस्कस होगा। अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पर बने हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन गैप बेसिस। क्या है ये, नॉन गैप बेसिस पे बने हैं वो। इसका एक और नाम होगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस मतलब अगर अक्रूवल बेसिस के अलावा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ना तो उसको हमेशा क्या बोला जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अदर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहली चीज तो ये, या इसका दूसरा नाम जो है स्पेशल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब गैप केवल एक ही मेथड को परमिट करता है, वो है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस ऑफ के बेसिस पर अगर आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब आप ऑडिट में भी पढ़ेंगे, ऑडिट में जब एक सीपीए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करता है, अगर वो यूएस बेस्ड कंपनी है, तो स्पेसिफिकली आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ता है
कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप बने होने चाहिए। ऑडिट में आप पढ़ेंगे इस बात को कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के अकॉर्डिंग बने होने चाहिए। इट इज कॉल्ड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब हम बात कर रहे हैं बार बार सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे पहली चीज है वो है इनकम स्टेटमेंट। तो जब आपको यूएस गैप के बेसिस पर इनकम स्टेटमेंट बनाना हो तो इनकम स्टेटमेंट बनेगा आपका अक्रूवल बेसिस पे। आप ध्यान रखिए यूएस गैप में कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया गया। जैसे इंडियन स्टूडेंट इसको बोलते हैं ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यूएस गैप में ऐसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया गया। यहां पर केवल एक ही वर्ड यूज किया गया है, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में से जब आप प्रॉफिट जो निकालते हैं ना, यहां पर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्लस गेन, अगर कोई गेन और माइनस लॉसेस, इससे जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है नेट इनकम। ये निकल के आती है बेसिकली, इसको हम नेट इनकम नहीं बोलेंगे, इसको हम ग्रॉस इनकम बोलेंगे। ग्रॉस इनकम के साथ साथ अगर हम यहां से लेस करते टैक्सेशन, टैक्स जो भी आपने टैक्स पे करना है इस इनकम के ऊपर, तो इसको ही हम बोलते हैं नेट इनकम। तो कई बार बच्चों से टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर नेट इनकम, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर नेट इनकम वर्ड लिखा है ना तो इसका मतलब वो आफ्टर टैक्स है। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि वो आफ्टर टैक्स है। ये टर्मिनोलॉजी भी कई बार आपको तकलीफ दे देगी अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स। तो ये भी ध्यान रखना, जहां कहीं भी नेट इनकम लिखा है तो आप ये मान के चलिए कि वो आफ्टर टैक्स है। ओवर द पीरियड आप इस चीज को ऑब्जर्व भी करेंगे फार सेक्शन को पढ़ते हुए। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्लस गेन और माइनस लॉसेस, इसको हम इनकम बोलें और इनकम में से टैक्सेशन माइनस कर देते हैं, तो जो वर्ड हमने यूज किया नेट इनकम। और थ्रू आउट द पीरियड जब कभी भी मैं आपको फाइनेंशियल में पढ़ाऊंगा फार सब्जेक्ट, तो मैं नेट इनकम यूज कर रहा हूं, तो आप ये मान के चलना कि हम बात कर रहे हैं आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आपका इनकम स्टेटमेंट। दूसरा, अच्छा इनकम स्टेटमेंट को एक टर्मिनोलॉजी और बोलते हैं दूसरी जगह, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज। ये यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी ये हम बोलेंगे जब हम गवर्नमेंटल अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो यहां इस वर्ड के लिए स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी भी यूज किया जाता है। और एक बात ध्यान रखिए, यूएस गैप की जो गवर्निंग बॉडी है वो है एफएएसबी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके द्वारा एआईसीपी के द्वारा ये जो सेटिंग गवर्निंग बॉडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसी के द्वारा यूएस गैप से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को क्या किया जाता है, डील किया। लेकिन जब गवर्नमेंटल अकाउंटिंग करते हैं तो वो जीएसबी हो जाता है, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आपको यहां पे सीखने को मिलेंगी, एफएएसबी और जीएसबी। सो इनकम स्टेटमेंट हम अक्रूवल बेसिस पे करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्लस गेन इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम। और इसमें हमने बात करी कि जब इस ग्रॉस इनकम में से हम टैक्सेशन को माइनस कर दें, टैक्स को माइनस कर दें, तो जो आता है उसको हम बोलते हैं नेट इनकम। अब थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, क्योंकि बिल्कुल एडवांस लेवल की क्लास है, तो यहां बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स के ऊपर ज्यादा फोकस है। अब टैक्स भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आपका करंट टैक्स और एक होगा आपका डेफर्ड टैक्स।
किसी को कोई डाउट आएगा ना तो आप चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख के मुझसे पूछिए, मैं आपको स्टॉप करके बता दूंगा। जेन्युइन डाउट अगर किसी को लगता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आई विल डेफिनेटली, क्योंकि बेसिक तो ये टेक्निकल क्लास है ज़्यादा, लेकिन कोई स्टूडेंट को ऐसा लगे कि सर ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो वी विल टेक। तो हमने यहाँ पे बात करी सर टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, इसको मिलाकर हम जो बोलते हैं वो है हमारा टैक्स एक्सपेंसेस। और जब नेट इनकम में से आप ये माइनस करते हैं ना तो दोनों पोर्शन को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो ये वाला जो टैक्सेशन है ना वो ये टैक्स एक्सपेंसेस होता है, और इस टैक्स एक्सपेंसेस को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, दोनों टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर ये डेफर्ड टैक्स क्या है, तो डेफर्ड टैक्स एक स्पेसिफिकली आईएएस में डील किया गया है, आईएएस 12 में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। डेफर्ड टैक्स मतलब फ्यूचर में पे किया जाने वाला टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैक्स बेनिफिट, जिसको कि हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स के नाम से जानेंगे, कि हमें कोई फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, डीटीए। ये यूएस सीएमए में भी आपके काम आएगा और यूएस सीपीए में भी डीटीए। और एक हमारा फ्यूचर की जो लायबिलिटी है जिसको कि हम टैक्स एक्सपेंसेस के नाम से जाने, इसके ऊपर मैं सेपरेट एक चैप्टर लूंगा जिसमें मैं आपको पूरा इसका टेक्निकल पार्ट को हम कवर करेंगे, प्योरली टेक्निकल पार्ट को। तो सर अभी आपने हमें बताया कि इनकम स्टेटमेंट में से जब हम टैक्स निकालेंगे, नेट इनकम में से टैक्स माइनस करते हैं, तो दोनों टैक्स को माइनस करते हैं। कौन से दोनों टैक्स सर, एक करंट पोर्शन ऑफ टैक्स और एक डेफर्ड टैक्स। तो इनको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और बहुत टेक्निकल पार्ट टैक्स में डिस्कस करने जा रहा हूं, टेक्निकल पार्ट। सर जहां मैंने बोला ना टैक्सेशन, तो एक होता है करंट पोर्शन की जो बारे में बात कर रहे हैं ना, करंट पोर्शन ऑफ टैक्स। ये जो करंट पोर्शन ऑफ टैक्स है ये हमेशा टैक्सेबल इनकम के ऊपर निकाला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार की इनकम होती है सर। करंट पोर्शन ऑफ टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो सर इसका मतलब दो प्रकार की इनकम होगी, एक होगी फाइनेंशियल बुक्स की इनकम, जिस इनकम को हम बोलते हैं यूएस गैप की इनकम, जिसको मैं बोल रहा हूं यहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट। और एक होता है आपका टैक्सेशन का प्रॉफिट। तो सर अकाउंटिंग प्रॉफिट जो निकलता है वो एज पर यूएस गैप निकलता है, और टैक्सेशन का जो प्रॉफिट निकलता है वो एज पर आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसिंग कोड होते हैं, आईआरएस कोड होते हैं। तो जब कभी भी आप टैक्स के एक्सपेंसेस देखेंगे ना, तो ये जो करंट टैक्स है ये इनकम किसके अकॉर्डिंग है, ये जो इनकम है ना, ये इनकम तो आपकी यूएस गैप के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये जो टैक्सेशन की लायबिलिटी है जिसमें कि दो टैक्स आ गए, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू टैक्स एक्सपेंसेस, ये जो है ये किसके हिसाब से निकालेंगे हम लोग, टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम, जिसके लिए आपको पूरा एक्ट पढ़ना, रूल पढ़ने पड़ेंगे कि सर टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल पहला लेक्चर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां हम बात कर रहे हैं कि सर टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स निकाला जाएगा, और उसके लिए हमें इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं। तो डेफर्ड टैक्स और करंट पोर्शन ऑफ टैक्स को जब माइनस कर देते हैं तभी हमारी क्या आती है, नेट इनकम आती है। और मैंने यहां पर जितना भी डेफर्ड टैक्स होता है ना, डेफर्ड टैक्स वो फ्यूचर का होता है, फ्यूचर का। और एक बात ध्यान रखिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हमेशा नॉन करंट पोर्शन माना गया है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होगी आपकी, नॉन करंट पोर्शन, मतलब ये करंट नहीं है।
करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिस लायबिलिटी का पेमेंट आपने 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर करना हो। तो ध्यान रखिए डेफर्ड टैक्स को इन जनरल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि ये डेफर्ड टैक्स अभी आपका विद इन 12 मंथ क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला। अभी रिवर्सल क्या आएगा वो हम समझेंगे आने वाले समय। तो आपको ये ध्यान रखना इन ऑर्डिनरी कोर्स जितना भी जो डेफर्ड टैक्स है वो नॉन करंट पोर्शन में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया। तो अभी सर हम कहां पर हैं, इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करने की। सर आपने हमें नटशेल में बताया कि इनकम स्टेटमेंट जो बनेगा वो अक्रूवल बेसिस पे बनेगा, और जब हम अक्रूवल बेसिस पर बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो हमें ये ध्यान रखना है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्लस गेन इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम, और ग्रॉस इनकम में से टैक्सेशन माइनस होता है तो वो नेट इनकम कहलाएगी, और टैक्सेशन में हमेशा 2 पोर्शन। तो कई बार ये कॉन्सेप्ट छोटे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं और बच्चे भूल जाते हैं। तो करंट टैक्स में से आपने करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू टैक्स एक्सपेंस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बात करी सर इनकम स्टेटमेंट की जो नेट इनकम। अब इस नेट इनकम के भी ना 2 पार्ट होते हैं। एज पर यूएस गैप आपको ध्यान रखना है कि जो नेट इनकम होगी उसके हम 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट होगा इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन, और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। डाउट लेता हूं मैं 2 मिनट, पहले इस पार्ट को क्लियर कर लूं। देखिए मैंने है ना इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को ऊपर लिखा है कॉन्टिन्यू ऑपरेशन और नीचे लिखा है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। उसका स्पेसिफिक पर्पस है कि जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हमेशा इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन के नीचे ही आएगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, ये अभी बोल रहा हूं क्योंकि जब आप केस स्टडी करने जाएंगे यूएससीएमए में और यूएससीपीए में जब आप सिमुलेशंस करने आएंगे तो कई बार वो आपको बीच में ऐसी आइटम डाल के देते हैं, आपको लगता है कि यहां पर हम इसका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का इंपैक्ट दे दें, लेकिन एक्चुअल में डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपने कंटिन्यू ऑपरेशन से नेट इनकम नहीं कैलकुलेट करनी। मतलब पहला काम आपका क्या होना चाहिए, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन को पूरी तरीके से फिनिश कर लेना, और उसके बाद आप इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, यहां भी एक बहुत टेक्निकल पार्ट है जहां कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं। सर इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन में हम ना टैक्स एक्सपेंसेस को अलग से दिखाते हैं। मतलब आप क्या निकालेंगे, ये बात बहुत ध्यान से समझना कि अलग से दिखाते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, पहले इनकम निकाल लेंगे, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू निकाल लेंगे, उसमें से लेस करेंगे आप टैक्सेशन, जो भी आपकी टैक्स आएगा, तो ये जो आ जाएगी इनकम फ्रॉम कंटिन्यू। लेकिन जब आप इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू दिखा रहे हैं ना तो इसको हमेशा नेट ऑफ टैक्स दिखाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में जब आपको बड़े बड़े सिमुलेशन सॉल्व करना है, ह्यूज सिमुलेशंस, तो अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन पूछा है ना तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में टैक्सेशन की रेट देखनी ही पड़ेगी। और इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि कई बार बच्चे सिमुलेशंस कैसे गलत कर जाते हैं। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की इनकम वो आपको दे देंगे, लेकिन टैक्सेशन कहीं ऐसी जगह देंगे कि आपका ध्यान हट जाए कि आपने टैक्सेशन नहीं देखा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हमेशा नेट ऑफ टैक्सेशन आता है, मतलब उसमें से टैक्स माइनस किए बिना हम इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को नहीं लिख सकते। मैं आपको इस बात के ऊपर एक सिमुलेशंस दिखाऊंगा। पहले किसी हमने बात करी कि सर इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हमेशा हम कैसे लेंगे, नेट ऑफ टैक्स। अब इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन में हम क्या दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन में दिखाया, इनकम बिफोर टैक्स
उसमें से आपने टैक्स को माइनस करना, बहुत सारी टेक्निकल पार्ट कवर करूंगा मैं। इनकम बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस किया, इसको हमने बोला नेट इनकम, और उसमें जो इनकम जोड़ेंगे ना डिस्कंटिन्यू वाली, वो नेट ऑफ जो नेट इनकम होगी ना वो नेट ऑफ टैक्स होगी। तो कॉन्टिन्यू प्लस डिस्कंटिन्यू मिलाकर ही नेट इनकम बनता है। और एक और बात, जब तक आप कॉन्टिन्यू ऑपरेशन की इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर लेते, आपको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आप निकालना ही नहीं है, क्योंकि जब तक टैक्स माइनस नहीं करके नेट इनकम नहीं निकालेंगे, आपका सिमुलेशन या केस स्टडी में भी, जब आपको क्वेश्चन में केस स्टडी भी आती है यूएससीएम में ऐसे ही पूछ लेते हैं वो, तो आप ध्यान रखिए कि इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन में से पहले आप टैक्सेशन माइनस करेंगे, उसके बाद इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स। ये बहुत टेक्निकल बात है, ये बच्चे कई बार जल्दबाजी में भूल जाते हैं, तो इसीलिए ये लेक्चर्स में चीजों को कवर किया जाएगा। तो अभी हम थे सर इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन एंड इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं नेट इनकम। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं नेट इनकम की, तो नेट इनकम का यूएस गैप में एक पर्पस होता है, अभी डिसकंटिन्यू को भी समझाऊंगा। नेट इनकम में केवल करंट ईयर के बारे में बात होगी, कोई भी इंपैक्ट जो कि प्रायर पीरियड से रिलेटेड है उसका इंपैक्ट नेट इनकम के अंदर नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। सर प्रायर पीरियड में क्या क्या चीजें आ जाती है? तो प्रायर पीरियड में दो चीजें आएंगी, बेसिकली दो। एक आपका आएगा एरर करेक्शन, और एक आएगा आपका चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको ध्यान रखना है कि चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो इंपैक्ट है वो रिट्रोस्पेक्टिवली दिया जाता है। तो जो चीज का इंपैक्ट आप रिट्रोस्पेक्टिवली दे रहे हैं उसको कभी भी नेट इनकम में नहीं डाला जा सकता। नेट इनकम में उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो एरर करेक्शन, सर एग्जांपल लास्ट ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन लगाना था, बाई मिस्टेक एक जीरो लग गया, कम लग गया, तो मैंने 2020 का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैंने 9,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, सॉरी 1,000 से चार्ज कर दिया, मुझे चार्ज करना चाहिए था 10,000 से। तो जो 1,000 रुपए मैंने डेप्रिसिएशन क्या है, सॉरी 9,000 जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है, उसको मुझे अगर करंट ईयर में पता भी चल जाए ना, तो भी इस बात का इंपैक्ट हम करंट ईयर की इनकम में नहीं देंगे। तो सर फिर कहां देंगे? इसका इंपैक्ट हम किस में देंगे? रिटेन्ड अर्निंग में। किस में देंगे? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जितना भी पास्ट में आपने प्रॉफिट कमाया है, जितना भी प्रॉफिट आप पास्ट में कमा चुके हैं, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। तो ध्यान रखिए, अगर पीछे का कोई एरर करेक्शन है, पीछे का कोई चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो उसका इंपैक्ट नेट इनकम के अंदर नहीं दिया जाएगा। उसका इनकम किस में दिया जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग। और एक और बात, ये भी बच्चे भूल जाते हैं, जब कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड करते हैं, क्योंकि यूएस गैप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिफरेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड भी हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से दिया जाता है, करंट ईयर की इनकम से नहीं दिया जाता। करंट ईयर की इनकम से डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो किससे होगा? रिटेन्ड अर्निंग से होगा। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है।
तो क्वेश्चन आपसे अगर नेट इनकम पूछ रहा है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरर करेक्शन, चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनको क्या कर दीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए। इनका इम्पैक्ट किस में होता है, रिटेन अर्निंग में होता है। तो करंट ईयर इज ओनली फॉर द करंट ईयर पोर्शन, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट का इनकम स्टेटमेंट में इंपैक्ट नहीं दिया जाता। तो सर हमने अभी दो इंपॉर्टेंट बातें सीख ली यहां पर, बहुत टेक्निकल पार्ट, ये मेन चैप्टर में भी मैं कवर करूंगा, लेकिन कई बार क्योंकि मेन चैप्टर में इतनी सारी चीजें होती हैं कि कई बार बच्चे स्किप कर जाते हैं, इसीलिए इस लेक्चर्स को लिया गया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आप सीखेंगे और आपने अगर ईमानदारी से इस लेक्चर्स को सुनने के बाद इनका टेस्ट दे दिया और टेस्ट में 85% अगर आप लेकर आते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं यूएस सीपीएस सिलेबस में आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हमने बात करी। अब अभी हमने एक बात करी कि सर नेट इनकम के अंदर एक बात और है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू अलग अलग हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। डिसकंटिन्यू का मतलब यह होता है कि आपने कोई सेगमेंट ऑफ बिजनेस को ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल कर दिया हो। क्या कर दिया हो, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने अपने बिजनेस का कोई सेगमेंट को डिस्पोजल कर दिया है। सर सेगमेंट मतलब कंपनी की कोई ब्रांच, कोई ग्रुप ऑफ एसेट, ग्रुप ऑफ एसेट, कोई ब्रांच, कोई ग्रुप ऑफ एसेट या मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। सर मेजर लाइन ऑफ बिजनेस क्या हो सकती है, आप सोचिए रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी अगर मान के चलिए बहुत सारे बिजनेस करती है, अब उन्होंने सोचा पेट्रोलियम बिजनेस को क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। या मेरा एक जो पेटेंट एग्जांपल है, मान के चलिए स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है। अभी बताएंगे इसको भी कि पूरा मैं कंप्लीट कर लूं, मैं फिर आपका इस डाउट को भी लेता हूं। तो स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है, सेगमेंट वर्ड यूज नहीं किया, उन्हें कंपोनेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस। स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, उसके 3 सेगमेंट है। एक है क्रिकेट क्लब है, एक आपका टेनिस है, और एक मान के चलिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं। और आपने देखा कि टेनिस के बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट है, इधर आपका 50 लाख का प्रॉफिट है, इधर आपका 100 लाख 1 CR का प्रॉफिट। अब आपको लगता है टेनिस का बिजनेस तो यार फर्दी नहीं है हमारे लिए, क्यों हम इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तो आपने क्या डिसीजन ले लिया कि इस बिजनेस को हम अभी डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या कर दिया है। अभी करा नहीं है, हमने इसको करने की सोची है, तो हमने इसको बोला हेल्ड फॉर क्लासीफाई, हेल्ड फॉर सेल। तब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस आएंगे वो किस में आएंगे, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में आते हैं। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब कि अगर आप अपने कोई बिजनेस को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर देते हैं या उसको डिस्पोजल कर देते हैं, और मैंने यहां पे लिखा ग्रुप ऑफ एसेट। ध्यान रखिए, एक सिंगल एसेट को बेचना कभी भी सेगमेंट का डिस्पोजल नहीं कहलाता। एक एसेट आपने बेच दी, अब कई बार क्वेश्चन में आपको टर्मिनोलॉजी की मेजर प्लांट सेल कर दिया हमने, आप मेजर वर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ एसेट। एक मेजर प्लांट को बंद करना कहीं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं है। तो वंस यू हैव क्लासिफाइड योर बिजनेस एज अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कब माना जाएगा, जब आपने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, मतलब आप उसको इन फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, बेचने वाले, या आपने उसको एक्चुअल में बेच दिया। तो उससे रिलेटेड जो भी गेन और लॉस आते हैं
नेट ऑफ टैक्स करके, ध्यान रखना नेट ऑफ टैक्स हम कहां दिखाते हैं, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में उसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे सर। ठीक है सर, मतलब उसको हमने डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में शो करना है। अब एक बात यहां पर और थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है कि सर यहां लिखा है, अगर मान के चलिए मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़े टेक्निकल पार्ट है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहा हूं, मान के चलिए 31 दिसंबर 2021 के आस बना रहा हूं, और मैंने ये जो बिजनेस था ना, टेनिस का बिजनेस, जस्ट 31 दिसंबर, चलिए 31 दिसंबर छोड़िए, मैंने ना 31 अक्टूबर को इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया। 31 अक्टूबर तक मेरा प्रॉफिट था 7 लाख इस बिजनेस से, और 31 अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर अगले 2 मंथ का जो था वो था 3 लाख। मुझे बताइए, आप सभी को चैट बॉक्स में लिखना है कि सर ये जो 7 मंथ का प्रॉफिट है और ये 2 मंथ का प्रॉफिट है ना, 7 नहीं 8 कितना हो गया, ये 8 हो जाएगा ना, 8 क्यों 9 होगा, 9 मंथ, जनवरी नहीं 10, ये 10 हो गया और ये 2 मंथ हो गया ना, सॉरी ये 7 लाख लिया मैंने, इसको 3 लाख लिया है, ये 10 महीने का प्रॉफिट है और ये 2 महीने का प्रॉफिट है, और ये टोटल मेरा प्रॉफिट है। ये 100 का क्रिकेट का है, फुटबॉल का। मेरा कंटिन्यू कितना है और डिसकंटिन्यू कितना है, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू कितना, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। सर ये 100 क्रिकेट का है, ये 10 का, लेकिन 10 के 2 बाइफर्केशन है, और ये फुटबॉल, मैंने इसको डिसकंटिन्यू करने की सोची है। मुझे करंट ईयर में कंटिन्यू बिजनेस से प्रॉफिट कितना दिखाना है, मैं तो पुराने स्टूडेंट का भी चेक करूंगा जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं बस। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं इसमें, 157 कंटिन्यू दिस। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने एक दिन में भी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया ना, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो डिसकंटिन्यू काउंट कर लिया जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि कब करा है, हम ये नहीं देखेंगे कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक कंटिन्यू है, नहीं, हमने उस फाइनेंशियल ईयर में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया ना, तो फिर ये डिसकंटिन्यू ही कहलाएगा। इसका मतलब सर कंटिन्यू मेरा 150 और 10 मेरा डिसकंटिन्यू। इस बात को आपने ध्यान रखना, और इसका आंसर किसी ने दिया नहीं दिया, दिया है। तो एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि 150 जो होगा, 150 सर 100 प्लस 50, 150 और 10, हम ये बाइफर्केशन के चक्करों में नहीं पड़ेंगे कि कौन सी डेट पे क्लासिफाई किया। सर अगर ये 31 दिसंबर को भी किया होता ना, तो भी पूरा का पूरा क्या है। तो अगर आपने सिंगल डे पर भी किसी बिजनेस को डिसकंटिन्यू क्लासिफाई कर दिया, तो होल ईयर के लिए उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में आएगा। और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज ऑलवेज कैसे आएगा, नेट ऑफ टैक्स आएगा। और एक बात ध्यान रखिए, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को हमेशा कंटिन्यू ऑपरेशन में नेट इनकम माइनस टैक्सेशन उसके बाद दिखाया जाता है। तो कंटिन्यू प्लस डिसकंटिन्यू इज इक्वल टू नेट इनकम, और नेट इनकम का मतलब आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स। ये टर्मिनोलॉजी में कई बार बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इवन सिमुलेशंस करते समय भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं, तो इस बात को आपने ध्यान रखना। अब यूएस गैप एक और बात करता है अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने यह क्लेरिफाई कर दिया कि वाइल प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट। अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट मतलब सर अर्थक्वेक आ गया, उससे कोई लॉस हो गया हमें,
तो अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यू ऑपरेशन। तो जो अनयूजुअल इनकम होगी या इनफ्रीक्वेंट होगी, सर एक मेजर डिस्ट्रक्शन आ गया जिससे कि प्लांट क्या है पूरी तरीके से हमारा खराब हो गया, बहुत अनयूजुअल नेचर का था, कंपनी में आग लग गई, तो क्या इसको डिसकंटिन्यू मान ले? तो हमको कसम खा लेना है सर, डिसकंटिन्यू का मतलब जब तक कोई बिजनेस नहीं बेच रहे हैं, जब तक किसी बिजनेस को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ही होगा, वो कंटिन्यू ऑपरेशन ही होगा जब तक अगर हमने किसी बिजनेस को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई या उसको बेचा नहीं। तो हेल्ड फॉर सेल, और एक और बात, जब आप किसी बिजनेस को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देते हैं तो उससे रिलेटेड एसेट्स जो होती है ना, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कभी नहीं लगाया जाता। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। सर मैंने अगर किसी बिजनेस को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है तो आपको उसके ऊपर कभी भी डेप्रीशिएशन नहीं, उसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। अब ये वर्ड भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया हो, तो इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि ये लेक्चर एडवांस लेक्चर है, इसका मेन करिकुलम में इंपॉर्टेंस रोल बहुत है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट भी मुझसे पूछे सर ये इंपेयरमेंट क्या होता है, तो कम से कम आपको बीकॉम क्लासेस आपने पढ़ी होगी, ऐसा तो मैं मान रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें बेसिक लेक्चर में और मेन लेक्चर में कवर होती है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये लेक्चर का पर्पस आपके अंदर वो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देना जो बहुत टेक्निकल होते हैं। इसलिए इससे छोटी छोटी कई बहुत बेसिक बातों को मैं हो सकता है कि फॉर अ टाइम बिंग इग्नोर कर दूं। तो इंपेयरमेंट लॉस मतलब किसी एसेट्स की वैल्यू में डाउन, मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो तब बोलते हैं। तो एक बात मैंने आपको बोली कि अगर आपने किसी बिजनेस को क्या कर दिया है, डिसकंटिन्यू क्लासिफाई कर दिया है, तो उसके ऊपर कभी भी डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं करते, ये ध्यान रखना। उस सेगमेंट की एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रीशिएशन क्लेम करने का कोई राइट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ डेप्रीशिएशन आप उसमें क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। तो ये एक इनकम स्टेटमेंट है कि बहुत टेक्निकल पार्ट थे जो कि आप जब मेन करिकुलम, जो बच्चे इस क्लास में तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सारे बच्चे जो हैं मुझसे मेन करिकुलम पढ़ चुके हैं। अगर मैं देखूं तो जो फर्स्ट पार्ट में पढ़े हुए हैं सारे ही बच्चे मुझे इसमें ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ही नए हैं, वो मुझसे मेन करिकुलम में पहला इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। सो हमने इस बात को ध्यान रखना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। अब हम बात कर रहे हैं सर नेट इनकम के बाद। नेट इनकम जो है अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर कर दी जाती है, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो करंट ईयर की इनकम प्लस ओपनिंग लास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस करंट ईयर इनकम, इनको ही हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। मतलब जितने भी पास्ट ईयर के प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट जो निकाल के उसको जोड़ दें, और इस रिटेन्ड अर्निंग के अंदर एक और चीज जोड़ दी जाती है जिसका नाम होता है ओसीआई। तो ओसीआई का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, अभी के लिए, कि जितने भी नॉन कैश आइटम होती है ना, ऐसी इनकम जो कैश में रियलाइज नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट, जैसे आईएफआरएस में हम देखें, एज पर आईएफआरएस, यूएस गैप अलग है, आईएफआरएस में अगर आपने कोई एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर लिया, सर वो 50,000 की एसेट्स थी और वो 60,000 में आपने रीवैल्यूएट कर लिया, तो ये जो 10,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है, अभी ये बात मैं आपको नहीं बता सकता कि सर ओसीआई में कौन कौन सी इनकम आती है। जब हम मेन करिकुलम पढ़ते हो, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी वो उसकी पूरी लिस्ट है। तो मैंने बताया कि सर एज पर आईएफआरएस अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स जिसको कि हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स
हमने 50,000 से 60,000 में रीवैल्यूएशन कर लिया। जो 10,000 का अनरियलाइज गेन है ये आपका ओसीआई में आएगा, और ओसीआई प्लस करंट ईयर की जो रिटेन अर्निंग है इसको मिलाकर बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो जाती है वो इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी। अब इक्विटी का क्या मतलब होता है अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इक्विटी का क्या मतलब होता है। सो इक्विटी का मतलब यहां पर ये समझिए कि इक्विटी जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट है। किसका पार्ट है? पूरा लेक्चर आएगा इक्विटी को बहुत टेक्निकल एनालिसिस करने जाएंगे ना, तो इक्विटी बैलेंस शीट में कैसे आती है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको ध्यान रखना कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन के हेडिंग के अंदर आती है और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब आप ये समझिए करंट इनकम प्लस ओसीआई इनकम, मतलब रिटेन अर्निंग कह लीजिए ओसीआई। और ओसीआई जो है अल्टीमेटली पीछे साल की जो ओसीआई है, पिछले सालों की जो ओसीआई, उसमें अगर करंट ओसीआई जोड़ दी जाए तो उसको बोलते हैं एओसीआई। क्या बोलते हैं? एओसीआई, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो एओसीआई एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है करंट ईयर ओसीआई प्लस जो पास्ट की जो प्रीवियस आपने है पीछे के सालों में जो ओसीआई कमाया था उसका टोटल एओसीआई। तो एओसीआई और रिटेन अर्निंग का जो टोटल है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो बैलेंस शीट में इक्विटी हेडिंग के अंदर आती है। इक्विटी सेक्शन होगा उसके जस्ट अंदर कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल और इक्विटी सेक्शन के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ओसीआई नहीं बोलते। तो कई बार आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि वो आपसे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछ रहे हैं या नेट इनकम। तो सर इसका मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई ओसीआई ही नहीं है तो उसकी नेट इनकम ही कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी। मतलब क्वेश्चन आपके और मजे लेने के मूड में हो अगर किसी दिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और वो आपको कोई अदर वो देना रखे, ओसीआई आपको ना दे रखे, तो ये ध्यान रखना कि जो नेट इनकम है ना वही कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम गिवन नहीं है। जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो पूछ सकते हैं। तो हमने यहां पे बात करी सर ओसीआई और उसके रिस्पेक्ट में बात करी। अब अगले 10 मिनट हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी के बारे में। नेट इनकम से रिलेटेड बेसिक पार्ट हमने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। हाँ, एक छोटा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिए यूएस गैप है ना, एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। एक होगा एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। दूसरा एक्सपेंडिचर होगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक होगा आपका फाइनेंस और एक आपका होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव से। ये 4 ब्रॉड कैटेगरी में हमने क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए बैड डेब्ट्स कहां आनी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को बैड डेब्ट्स?
या चलिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां आएगा? लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं आएगा सर, एक्सपेंसेस की बात हो रही है, लॉसेस की बात नहीं हो रही। तो बेड डेप्स को सेलिंग में ले लेते हैं और कई बार नहीं भी लेते, लेकिन मैं जनरली इसको सेलिंग एक्सपेंडिचर का पार्ट भी नहीं मानूंगा क्योंकि एक प्रकार का लॉस है, लेकिन कई जगह इसको लिया हुआ है। तो इसमें छोटा सा डिबेट है, कई बुक्स इसको सेलिंग ले रही हैं और कई इसको नहीं ले रही हैं, लेकिन हम इसको सेलिंग में मानेंगे क्योंकि बेड डेप्स जो है सेल्स करने से रिलेटेड होते हैं। और मैंने बोला इन्वेस्टमेंट का लॉस वो कहीं नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही। तो जितना भी माल को खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा, जैसे परचेस, डायरेक्ट लेबर और फ्रेट लेकर आना, माल को लेकर आने के लिए अगर आपने फ्रेट इन्वर्ट लिया है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माल को बेचने से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। और फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, और एडमिन, इंश्योरेंस, जनरल, ऑडिट फीस, ये सारी चीजें क्या है उसमें कवर हो जाती है। तो आज ये जो छोटा सा लेक्चर था हमारा 1 घंटे का, कल हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, कल भी देंगे आपको। आज एक टाइम टेबल मिल जाएगा कि किस दिन हमारी बेसिक फंडामेंटल की ये एडवांस लेवल की क्लास होगी और कब कब होगी, उसका आपको पूरा एक मिल जाएगा। और इसमें वो सारे टेक्निकल पार्ट्स को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और ये टेक्निकल पार्ट अगर आपने कवर कर ली और इसके या तो नोट्स बना लिए, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं सभी को, आपको कंफ्यूजन वाली सिचुएशन से बहुत बाहर कर लेंगे। और जो बच्चे फार पढ़ चुके हैं उनके रिवीजन के लिए एक संजीवनी बोटी हो सकती है। जो टेक्निकल पार्ट है जैसे बॉन्ड है, लीज है, इनकम टैक्स अकाउंटिंग है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट ऑफ यूएससीएम मुझसे पढ़ ली उनको भी यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। इंपेयरमेंट, हर वो टेक्निकल पार्ट में यहाँ पे फास्ट ट्रैक पे कवर करूंगा, जिससे कि और जो बच्चे बिल्कुल अभी नए ज्वाइन किए उनकी एक नई बैच स्टार्ट होगी 15 जून से, उसमें हम एक फ्लो में चलेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी नए ज्वाइन किए हैं उनकी जो एक बेसिक क्लास मेरी अलग होती है जो मितेश सर लेते हैं, जिसमें किसी स्टूडेंट को अगर कोई जनरल एंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि सर हमें जनरल एंट्री नहीं आती, हमें अकाउंट, क्योंकि जनरल एंट्री मैं नहीं सिखा सकता, जनरल एंट्री हमारी टीम आपको सिखाएगी कि सर परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री कैसे होती है, या प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, वो भी मैं कवर करूंगा, उसके टेक्निकल पार्ट को कवर करूंगा मैं। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग में भी बहुत टेक्निकल। तो ये लेक्चर का पर्पस भी आज आपको बताना था कि यहां ये लेक्चर का जो प्राइम पर्पस है एडवांस टेक्निकल लैंग्वेज को कवर करना है, ना कि कोई आपको जनरल एंट्री सिखाना या कोई लेजर बैलेंस शीट बनाना मेरा पर्पस नहीं है। यहाँ मैं आपको वो क्रक्स सिखाऊंगा जो कि आपके सिलेबस से रिलेवेट होगा, क्योंकि सिलेबस मैंने ही आपको मेन सब्जेक्ट पढ़ाना है और पढ़ाया है। तो हर सिलेबस के जो क्रक्स पार्ट हैं वो मैं यहां पर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग फॉलो करेंगे। और पहला मॉड्यूल होते से ही आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्लास का आपको मैसेज आएगा, नेक्स्ट क्लास कब होगी उसका बकायदा मैसेज आएगा। तो आप इस क्लास को अगर कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए तो जो मेन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट होंगे इसमें मैं ध्यान रखूं। और मॉड्यूल 1 का टेस्ट देने के बाद ही सेकेंड मॉड्यूल में बच्चों को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इस क्लास को पढ़ाने का पर्पस एक सिंसियरिटी डेवलप करना। अगर आपने सोचा कि हमने मॉडल 1 का टेस्ट नहीं दिया दूसरे में आ जाएंगे, वहां ज्यादा टेक्निकल है, एंट्री अलाउ नहीं होगी उसमें, ये फैक्ट है, मैं ये श्योर बोल रहा हूं, मीटिंग लॉक हो जाएगी। जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं देगा और 85% नहीं आएगा उसको इस क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये क्लास एक हेल्प करने के लिए की जा रही है, मेन करिकुलम तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं देखना तो चाहूं कौन स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ना चाहता है। तो हर मॉडल 1 के बाद इसका टेस्ट होगा और आपको पढ़ने के बाद उस टेस्ट को पास करना है, तभी आपको सेकंड मॉडल समझिए 4 to 5 मॉड्यूल में कवर होने वाला। मेन करिकुलम अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मेन करिकुलम से अलग है। क्लास का टाइम आपको आएगा, क्लास का टाइम मैं मितेश सर से डिस्कस कर लूंगा कि कोऑर्डिनेट करने के बाद कि आपकी क्लास को किस तरीके से कराना है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के 1 से 1.5 महीने बाद भी आप एग्जाम दे दोगे ना, चल जाएगा। क्योंकि यूएससीएबी और यूएससीपी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, 50-50 हजार रुपए की एक पेपर है। तो आई डोंट वांट टू, कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तो दूसरे इंस्टीट्यूट से मेरे पास आए, नाम नहीं लूंगा, कितने सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूं जो दूसरे स्टूडेंट में ऑलरेडी पेमेंट जमा करने के बाद मेरे पास पढ़ने आए हैं। तो 1-1 लाख 1.5 लाख आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका AKPI इसमें भी हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट हो।
इसीलिए मैं आपको आउट ऑफ द वे जाके वो सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा कि जिससे आपको सेल्फ भी दोबारा अगर पढ़ना हो तो आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कंडीशन यही है कि हर मॉडल के आपको टेस्ट देने हैं, तभी आपको सेकंड मॉड्यूल में आपको एंट्री मिलेगी। टाइम आपको आ जाएगा कब कब ये एडवांस लेवल की क्लास, यहाँ पे हम सारी क्रक्स को चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स भी लेंगे, एक एक करके लेंगे सारी चीज़ें। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसको आपको अपडेट कर देंगे।